फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी입니다। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे जेजुते हाकियों में ये मराठी कंपटीशन था, स्पीकिंग कंपटीशन, जिसमें जीकेएस और इनके अलावा अदर स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड वो बता रहे थे अपना अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक था। कोई अपने कंट्री के बारे में, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ। ये सारे बच्चे बता रहे थे। टू बी श्योर मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, मैंने नहीं दिया है कोई भी पार्टिसिपेशन। ये पहली बच्ची थी लेवल 1 से एंड इसने ये छुंगुक साराम है, चाइनीज है एंड इसने पार्टिसिपेट किया था इसमें। मैं नहीं पार्टिसिपेट की इस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं करूं, बट मेरी रूममेट पार्टिसिपेट की थी एंड उसने उसका टॉपिक था मेरी रूममेट का कि वो कैसे कोरियन लैंग्वेज सीखी है। उसने वो बताया था। इसने नेचर, आई थिंक वेदर के बारे में, या वेदर को लेकर इसने बताया कि इसकी कंट्री में कैसे वेदर डिफरेंट है। फिर ये भी मेरा फ्रेंड है, आईवान नाम है इसका, एंड इसने बताया था डिफरेंट कंट्री रीजन में कैसे वेदर है, कि यहाँ आने पर इसने क्या ऑब्जर्व किया है। तो अलग अलग बच्चे थे, उनका अलग अलग टॉपिक था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि कुछ इसमें बिगनर्स थे, कुछ इसमें बिल्कुल ही अच्छे लेवल में पढ़ रहे थे, तो जिनकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बट हर कोई अपना बेस्ट दे रहा था एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमें कोई काम नहीं था, हम बस बैठ के देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। हमारा काम ही था बस देखना। तो ये बता रहा था कि ये जब जेजू आया तो इसने क्या एक्सपीरियंस फील किया। एंड उसके बाद भी और भी बच्चे थे, तो आई थिंक टोटल 20 या 25 पार्टिसिपेंट्स थे एंड उन सब ने पार्टिसिपेट किया। सबका टॉपिक बहुत ही अच्छा था। कोई अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा था कि साउथ कोरिया आने के बाद, जेजू आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद, यहाँ के कल्चर को जानने के बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं, कैसा उनका डेली वे लाइफ जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग बस बैठ के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमें भी जाना वहाँ पर कंपलसरी था और कुछ लोगों का बहुत ही ज़्यादा फनी था, तो जिनको सुनकर भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो इस कंपटीशन को विन करने का एक ही मकसद था कि ये कैसे कंपटीशन विन करेंगे। तो यहाँ पर ये कंपटीशन तभी विन कर सकते थे जब आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा, आपका टॉपिक मज़ेदार होना चाहिए एंड बेसिकली प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ टाइम लिमिटेशन भी था, 4 मिनट में आपको आपका जो भी टॉपिक है उसको कवर अप करना है एंड आपने क्या वर्ड यूज किया है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपने ग्रामर यूज किया है या फिर नहीं, वर्ड यूज किया है या फिर नहीं। ये सारी चीज टीचर वहाँ पे बैठे हुए थे आगे में एंड वो सारी चीजें हमारे टीचर ऑब्जर्व कर रहे थे। इसके अकॉर्डिंग वो सब पॉइंट दे रहे थे एंड जिनको जितना पॉइंट मिलेगा उनको फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से। एंड इसके बाद प्राइज मनी भी था। जीकेएस एंड नॉर्मल स्टूडेंट में प्राइज मनी थोड़ा सा चेंज था, बिकॉज जीकेएस ऑलरेडी स्टाइफन रिसीव कर रहे हैं, तो मे बी जीकेएस का फर्स्ट रैंक प्राइज मनी आई थिंक 150 लाख के अराउंड था एंड अदर्स का 3 लाख के अराउंड था। तो प्राइज मनी थोड़े अप डाउन थे, बट इट्स ओके, बिकॉज अदर स्टूडेंट वो पे करते हैं, तो इट्स इट्स कंपलसरी। इट्स नॉट कंपलसरी, बट ये एक फेयर ही था, क्योंकि हम जीकेएस स्टूडेंट हर मंथ एक स्टाइफंड, बिग अमाउंट ऑफ स्टाइफंड रिसीव करते हैं, बट अदर स्टूडेंट यहाँ पर पे कर रहे हैं हर एक चीज के लिए। चाहे फिर ये है एहांग एंड इनको हाइकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इनको जब भी मौका मिलता है तो ये हाइकिंग जरूर करते हैं। तो इन्होंने बताया कि हाइकिंग इनका क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह ये हाइकिंग करते हैं, तो किस तरह नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, अभी तक का इनका हाइकिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो ये इसके बारे में बता रहे थे। तो हर कोई अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पर लेके रखा था इन्होंने एंड हर कोई अपने स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बता रहा था, तो सबका बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड इहांग ने थर्ड प्राइज भी रिसीव किया। तो सब कोई बहुत अच्छे से कर रहा था एंड बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम लोग बैठ के बस देखे जा रहे थे। फिर ये अमृत हैं, जो कि नेपाल से हैं एंड ये एक जीकेएस स्कॉलर स्टूडेंट हैं एंड ये यहाँ पर पीएचडी करने आए हैं। तो ये इन्होंने नेपाल में आई थिंक प्रोफेसर थे ये, और ये टीचिंग भी कर चुके हैं। तो फिर इनका था कि नेपाल और इंडिया, इन्होंने नेपाल के कल्चर के बारे में बताया, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने बताया कि नेपाल में क्या क्या है, और इन्होंने बीच में ये भी बोला कि मेरे पास अभी टाइम कम है, नहीं तो बहुत चीज़ें हैं डिस्क्राइब करने को, एंड वी ऑल आर लाफिंग जस्ट।
हर किसी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, हर किसी ने एफर्ट डाला था क्योंकि पीपीटी बनाया 1-2 वीक अर्लियर से उस प्रेजेंटेशन को याद करना, पीपीटी बनाना, तो काफ़ी ये थोड़ा सा हेक्टिक वर्क भी था, बट सबने बहुत अच्छे से किया, सबने अपना 100% दिया और हम सब इंजॉय कर रहे थे। आप इनका प्रेजेंटेशन सुनो थोड़ी देर एंड या 에베레스트 산 주주로 올라섭니다. 대통령의 세파는 네팔 사람입니다. 에드먼 딜라리는 뉴질랜드 사람입니다. 여러분 네팔 하면 네팔에는 많이 축제가 있습니다. 네팔에는 120회 개의 많은 음식들이 있습니다. फिर ये है मरियम जो कि पाकिस्तान से हैं एंड इन्होंने बताया छिंगुआ कैफे सामनेदा, ये दोस्तों के साथ जनरली यहाँ आने के बाद, क्लास करने के बाद ये जाती हैं अपने दोस्तों के साथ कैफे में, और फिर चाय नाश्ता स्नैक्स होने के बाद ये किस तरह से अपना वीकेंड यहाँ गुजारती हैं। तो जनरली इन्होंने अपना एक बेसिक लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया कि ये किस तरह यहाँ पर रहती हैं, किस तरह ये अपने टाइम को स्पेंड कर रही हैं। एंड ये बीच में हम लोग कर रहे थे मस्ती हमें। एंड उसके बाद ये एक और चाइनीज बच्चा है जो कि जीकेएस स्कॉलर नहीं है, बट इसका भी मुझे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा एंड इसने बहुत अच्छे से बताया भी और इसे फर्स्ट प्राइज भी रिसीव हुआ। इसने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को बनाया था इस कार्टून रूप में। इसका प्रेजेंटेशन था कि ये जब साउथ कोरिया आया तो इसने बहुत सारे डिजास्टर किए। एट मीन्स कभी ये बस के अंदर अपना मोबाइल गिरा देता, तो कभी किसी के पैर पे चढ़ जा रहा था। तो इस तरह से इसने बताया कि किस तरह लोग का एक्सपीरियंस था और इसका किस तरह से एक्सपीरियंस था उन लोगों के प्रति। इसने भी अपनी स्टोरी को ही बताया कि साउथ कोरिया आने के बाद क्या क्या अप्स एंड डाउन्स हुए, क्या क्या इधर उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, बट आखिर लास्ट में इसने समझ लिया कि क्या रूल्स हैं, कहाँ हैं, कैसे सरवाइव करना है। ये सारे एक्सपीरियंस को इसने बताया। इसका स्पीकिंग भी बहुत अच्छा था एंड ये जो लड़का है ये यूट्यूब से इधर उधर से इंग्लिश भी सीखता है। फिर आइए मेरे क्लास के युग की जो कि इंडोनेशिया से हैं, ये भी जीके स्टूडेंट नहीं है एंड इसने बताया कि जेजू में कौन कौन से घूमने वाले जगह हैं, आप वहाँ पर जाके अपने फ्रेंड के साथ अपने फैमिली के साथ वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जेजू में बहुत सारे अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं एंड बहुत ही रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन है वो। ये सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग को जानने को भी मिल रहा था और हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे। आप इनका प्रेजेंटेशन सुनो कुछ देर के लिए एंड बताओ मुझे कमेंट में कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर जब आप आओगे तो आप भी कभी ना कभी पार्टिसिपेट करोगे ही एंड इस तरह के पार्टिसिपेशन में बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होता है आई नो, बट हर कोई अपना एक्सपीरियंस बताता है, हर किसी का एक अलग टॉपिक होता है, तो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल टॉपिक होता है। तो इनका टॉपिक सुनो, मिलती हूँ मैं फिर। 그녀들은 산소 탱크 없이 깊은 바다로 들어가 종복, 소라, 해삼 등을 잡습니다. 해녀들은 강하고 용감한 제주 여성들을 대표하는데요. 이곳에서 그녀들의 삶과 역사를 더 배우고 싶습니다. 그녀들의 강인함은 정말 감동적이고 자연과의 조화를 이루는 모습에서 저는 많은 영감을 받았습니다. 그 다음으로 올레길을 모두 걷고 싶습니다. 올레길은 제주섬을 걸으며 자연을 가까이에서 느낄 수 있는 특별한 길인데요. 총 21코스까지 있다고 합니다. 각 코스는 바다, 숲, 산과 마을 풍경을 볼 수 있습니다. 한 달 전에 저는 친구들과 같이 올레길 코스를 걸었습니다. 거기에서 제주도의 하늘, 공기, 바다의 아름다움을 느낄 수 있었습니다. 특히 일출과 일몰은 정말 대박이었습니다. 올레길은
누구나 걸을 수 있는 길이기 때문에 가족이나 친구들과 함께 하면 좋을 것 같습니다. 마지막으로 한라산에도 가보고 싶습니다. 한라산은 제주도의 중심에 있는 산으로 한국에서 가장 높은 산인데요. 한라산의 등산 코스는 초보자도 갈 수 있는 쉬운 길부터 도전적인 길까지 다양합니다. 계절마다 다른 아름다움을 느낄 수 있다고 합니다. 저는 이번 겨울 방학에 한라산에도 가보려고 합니다. 특히 백록담은 아름다울 것 같습니다. 사진으로 본 백록담은 신비로운 느낌을 저에게 주었습니다. 저는 힘든 등산 끝에 정상에서 느낄 성취감과 아름다운 풍경이 잊지 못할 추억이 될 거라고 생각합니다. 이렇게 해녀들의 용기, 올레길의 평화로움, 한라산의 옥장함. 저는 제주도에서 사는 동안 이 세 가지 경험을 꼭 해보고 싶습니다. 여러분들 제 발표를 들어주셔서 감사합니다. एंड फिर बारी आई मेरी रूममेट सैंदा की एंड इसका प्रेजेंटेशन था कि किस तरह इसने हंगुक सीखा है, किस तरह इसकी लर्निंग जर्नी रही अभी तक और ये क्या टिप्स एंड ट्रिक दे रही है, इसने किस तरह सीखा। तो इसने कंपेयर भी किया कि बीटीएस आरम ने जिस तरह सीखा इंग्लिश लैंग्वेज उसी तरह मैंने भी सीखा कोरियन लैंग्वेज, मैंने भी ड्रामा देखा, यहाँ वहाँ हर चीज़ देखी है, इससे मैंने सीखा। तो अब भी इसका प्रेजेंटेशन सुनो एंड देन 재미있게 영어를 배웠다고 말했습니다. 사실 저도 아름처럼 처음에는 한국 드라마를 보면서 한국어를 배운 사람입니다. 저는 꽃보다 남자, 역도요정 김복주, 그리고 성균관 스캔들까지 아주 재미있게 봤습니다. 재미있는 드라마를 보면 간단한 대화도 할 수 있게 되고 한국어에 흥미를 가지고 되었습니다. 여러분도 저처럼 다양한 스트리밍 사이트에서 드라마를 보면서 재미있게 한국어를 배우는 것을 추천해 드립니다. 그럼 제가 어떤 방법으로 공부했는지 한번 소개해 보겠습니다. 처음 드라마를 볼 때는 배우들이 말하는 것을 기억하고 따라해야지라는 마음이 없을 것입니다. 왜냐하면 당연히 이야기에 집중하고 싶기 때문입니다. 그럼 드라마를 처음 볼 때는 아는 언어의 자막을 읽으면서 어떤 내용인지 줄거리를 파악하는 것이 중요합니다. यहाँ पर हमें कोई काम नहीं था तो हम बीच में मस्ती कर रहे थे, हम स्नैक्स खा रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो हमें कोई काम नहीं था इसलिए हम सुन रहे थे और खा रहे थे, इसके अलावा हमें काम ही क्या है। सो ये थी हमारी मस्ती टाइम एंड हमारे पीछे देखा जा रहा था कि ये खा रहे हैं क्या कर रहे हैं। एंड देन आया हमारा सामू नोरी, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है साउथ कोरिया का जो कि बच्चों के द्वारा प्रिपेयर किया गया था एंड इसमें इनके टीचर भी थे बैठे हुए एंड ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है साउथ कोरिया का। तो इसके ये यहाँ पर हमारे क्लब एक्टिविटी का एक क्लास है तो ये सिखाया जाता है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड इस तरह से इन्होंने यहाँ पर शो किया जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। भले ही लाउड म्यूजिक थी बट मुझे बहुत पसंद पड़ा पर्सनली एंड किस तरह से इन्होंने बिल्कुल ही एक ताल को यहाँ पर दिया था तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। आप भी सुनो, एंजॉय करो इसको।
इसके बाद बारी आई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो फर्स्ट प्राइज़ जिनको नहीं भी मिला, उनको भी पार्टिसिपेशन के तौर पर ये सर्टिफ़िकेट दिया जा रहा था एंड सभी यहाँ पर बहुत खुश थे। एट लीस्ट उनके पास कुछ ना कुछ सर्टिफ़िकेट था एंड फर्स्ट सेकंड प्राइज़ भी था, जिनके अकॉर्डिंग उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मनी भी दिया गया इनको एंड मेरे रूममेट ने फर्स्ट प्राइज़ ये था, मेरे क्लासमेट ने सेकंड प्राइज़ थैंक यू फॉर तो इस तरह ये सेरेमनी जो हुआ एंड कमिंग डाउन की सबने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड आपको यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैसा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।